हम 7 बहनें थीं, जबकि माँ विधवा थी और घर में ही रहती थी। लेकिन मैं परेशान हो जाती जब माँ अपना तकिया उठाती तो उसके नीचे हज़ारों नोट कहाँ से आते हैं, जबकि माँ तो कहीं जाती भी नहीं है और घर में कोई कमाने वाला भी नहीं। तभी माँ हमसे कहती, जिसका कोई नहीं होता, उसकी मदद खुदा करता है। मैं माँ का राज जानना चाहती थी, क्योंकि मैं सब बहनों में बड़ी थी और मुझे माँ पर शक सा था। एक दिन स्कूल की छुट्टी करके घर में ही छुप कर बैठ गई। ठीक 10 मिनट बाद मैंने जो देखा, उसे देखकर मेरी रूह कांप उठी। पूरे 40। मेरी छोटी बहन स्कूल जाने लगी तो उसने हंगामा खड़ा कर दिया कि हमारे स्कूल में पार्टी है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। मैं उसे समझाती रही कि माँ से इस बारे में बात मत करना, बिना वजह उनको तकलीफ होगी, मगर वो समझने की कोशिश करती ही नहीं। माँ से पैसे मांगने लगी तो उन्होंने तकिया उठाकर बहुत सारे पैसे निकाले और 1000 के 2 नोट मेरी बहन के हाथ में रख दिए। मुझे आश्चर्य का झटका लगा कि आखिर माँ के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। अभी 2 दिन पहले ही तो घर में खाने को भी नहीं था। छोटी बहन के जाने के बाद मैं माँ के पास जाकर बैठ गई और उनसे जानने की कोशिश करने लगी कि माँ, आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। माँ मुस्कुराकर बोली, बेटी, खुदा गरीबों पर मेहरबान होता है, वो अपने बंदों को बेसहारा नहीं छोड़ता। बस उसने ही हमारे लिए ये इंतज़ाम किया है। ये बात मेरी समझ से बिल्कुल बाहर थी, क्योंकि पिताजी के मरने के बाद हमारे रिश्तेदार मानो जैसे दूर ही हो गए थे। मदद करना तो बहुत बड़ी बात है, उन्होंने कभी फ़ोन करके हमारे हालात के बारे में जानने की भी कोशिश नहीं की। खैर, मैं खामोश हो गई। मुझे लगा शायद माँ के पास थोड़े बहुत पैसे बचे होंगे, जो उन्होंने मुश्किल वक्त के लिए संभाल के रखे होंगे। लेकिन ये सब रोज़ का ही हो गया था। माँ सुबह उठकर जब तकिया उठाती तो उसके नीचे ढेर सारे पैसे होते। अब देखते ही देखते हमारे घर के हालात काफ़ी सुधर चुके थे। हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, मगर मुझे बेचैनी सी हो रही थी कि आखिर माँ के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं। हम 7 बहनें थीं, भाई कोई नहीं था जो काम करके माँ के हाथ में पैसे रख देता। सबसे बड़ी बहन मैं ही थी। मैं तो खुद अभी कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। मेरा बिल्कुल पढ़ाई में दिल नहीं लगता था। मुझे रह रहकर माँ और उनके पैसों का ख्याल आता रहता था। मेरी सारी बहनें कम उम्र की और मासूम थीं। उन्हें तो अपनी ज़रूरत के अलावा किसी और की ना तो कोई फ़िक्र थी और ना कोई परेशानी थी। बहनों का अच्छा बुरा सोचना मेरा ही फ़र्ज़ था। मैंने सोच लिया था कि मैं माँ का राज जान कर ही रहूँगी। कि अचानक उनके हाथ कुबेर का खजाना कैसे लग गया। मैं बस स्टॉप पर खड़ी अपने ही सोच में गुम थी कि कॉलेज की बस कब निकल गई मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। मैं जब तक अपनी सोच से बाहर निकली तब तक बहुत देर हो चुकी थी, बस बहुत दूर जा चुकी थी। तभी बादल उमड़ने लगे। मैं डरी हुई खड़ी थी कि अचानक ही मेरे साथ क्या हो गया। तभी हल्की फुल्की सी बारिश होने लगी। अचानक मेरी नज़र उन 3 लड़कों पर पड़ी जो दूर खड़े मुझे अजीब सी नज़रों से देखकर मुस्कुरा रहे थे। मेरी तो डर के मारे जान ही निकल रही थी। डर से मुझे कुछ और न सूझा तो मैं बस स्टॉप छोड़कर चलने लगी। तभी मैंने महसूस किया कि वो तीनों लड़के मेरे पीछे आ रहे थे। मैं इतनी तेज चलने लगी तभी मेरे हाथ से किताब छूटकर ज़मीन पर गिर गई। उन लड़कों की हंसी हवा में गूंज रही थी। तभी आवाज़ अचानक से खामोश हो गई। मैं किताब उठाकर खड़ी हुई। जब पीछे मुड़कर देखा तो मेरे और उन तीनों लड़कों के दरमियान एक लड़का खड़ा था। ये वही लड़का था जिसकी दुकान बस स्टॉप के पास ही थी। मैंने अक्सर देखा था कि वो मुझे देखकर मुस्कुराता था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा कोई मजबूत सहारा आ गया हो, जो मुझे उन लड़कों की बुरी नज़र से बचा लेगा। फिर वही हुआ जो मैंने सोचा था। उस दुकानदार लड़के ने उन लड़कों को पहले तो शराफत से जाने को कहा। वे नहीं माने तो देखते ही देखते उन तीनों को पीटना शुरू कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि अब मेरा तमाशा बनकर ही रहेगा। लेकिन खुदा का लाख लाख शुक्र है कि बारिश की वजह से रास्ते पर कोई नहीं था, जिसकी वजह से ये सब किसी ने नहीं देखा था और तीनों लड़के घबराकर भाग गए थे। ये सब देखकर मुझे ज़िंदगी में पहली बार सुरक्षित होने का एहसास हुआ। मेरी आंखें भीग गई थी। वो लड़का मेरी तरफ आया और बोला, मैंने देखा था कि आप इन बदतमीज़ों के डर से रोई थी। नहीं, ये आंसू डर के नहीं है,
फिर आपकी आंखें क्यों झलक पड़ी हैं? वैसे इस नाचीज को अरविंद कहते हैं। अरविंद की बातों पर मैं खुल के हंसी थी। फिर वो बस स्टॉप पर तब तक मेरे साथ खड़ा रहा जब तक दूसरी बस नहीं आ गई। घर जाकर मुझे अरविंद का ही ख्याल आने लगा। सुबह हुई तो माँ ने एक बार फिर से तकिया उठाया। आज फिर से ढेर सारे पैसे बरामद हुए थे। मेरा माथा ठनकने लगा। मैं कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी, मगर मैं सब कुछ छोड़कर माँ के पास आकर बैठ गई। मैंने कहा, माँ, मैं मानती हूँ कि खुदा हम पर दया कर रहा है, लेकिन इस दया के पीछे कुछ तो वजह जरूर होगी। मुझे आप बताएं कि इस रकम के पीछे क्या वजह है। मेरी बात सुनकर माँ का रंग फीका पड़ गया था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो घबरा गई हो। वो थूक निगल कर बोली, तुम आम खाओ, पेड़ मत गिनो। चलो उठो, तुम्हारी बस निकल जाएगी। बस की बात सुनकर मुझे एकदम से अरविंद की याद आ गई, इसलिए मैं ये बहस छोड़कर खड़ी हो गई और तैयार होने लगी। आज कॉलेज से वापस आते वक्त मैं बस स्टॉप पे खड़ी ही थी कि जब मैंने अरविंद को आते देखा। वो बोला, मैं आपकी हिफाजत के लिए आया हूँ। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस तरह के शिष्टाचार की जरूरत नहीं है। आज तो वैसे भी बस स्टॉप पर बहुत भीड़ है, क्योंकि अभी तक बस आने में 5 मिनट बाकी है। अरविंद बोला, मैं ये सब अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ। आपकी हिफाजत करके मुझे खुद को खुशी महसूस होती है। मुझे ये बात सुनकर इतना अच्छा लगा कि मैं शब्दों में इसे बयां नहीं कर सकती। अब इसी तरह हर रोज अरविंद मेरे पास आकर खड़ा हो जाता। उसने मुझे अपना मोबाइल नंबर भी दे दिया था। मैं अब घर जाकर हर रोज उसे फोन करती थी। अरविंद ने मुझसे कहा कि वो मेरे रिश्ते के लिए अपने माँ बाप को मेरे पास भेजेगा। इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती थी। मैंने उसे कह दिया कि वे अपने माँ बाप को हमारे घर भेज दे। अगले ही दिन अरविंद के माता पिता उसका रिश्ता लेकर हमारे घर आ गए थे। हमने हर तरफ से बेहतरीन इंतजाम किया था। अरविंद की अपनी दुकान थी जो बहुत अच्छी चलती थी। माँ को भी ये रिश्ता उचित लगा, इसलिए माँ ने हाँ कह दिया। मेरे और अरविंद की खुशी का कोई ठिकाना ही ना रहा। माँ बाजार से दहेज के लिए अच्छी अच्छी चीज खरीद के लाने लगी और मैं सोच कर रह जाती कि आखिर ये क्या मामला है। माँ के पैसे के बारे में पूछती तो वो सिर्फ इतना ही कहती कि हर सुबह तकिए के नीचे से इतने पैसे निकल आते हैं कि तुम्हारे दहेज के लिए एक से बढ़कर एक चीज खरीद सकती हूँ। मेरी बीए की परीक्षा आज शुरू हो गई थी। मेरी शादी की तारीख परीक्षा खत्म होने के तुरंत बाद की रखी गई थी। शादी की खुशी में मुझे पढ़ाई तो नहीं हो पा रही थी, मगर फिर भी मैंने ध्यान लगाकर सारे विषय के पेपर के जवाब अच्छे से लिखे थे। अब उम्मीद थी कि इनका रिजल्ट अच्छा ही होगा। फिर देखते ही देखते मेरी शादी की तैयारी भी शुरू हो चुकी थी। हल्दी की रात मैंने अपनी माँ के कमरे में ही गुजारी थी। मैं जानना चाहती थी कि माँ के पास इतने ढेर सारे पैसे कहाँ से आते हैं। मैं सारी रात जागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं ज्यादा देर अपने आप पर नींद पर काबू पाने में नाकाम रही। सुबह 10 बजे माँ ने मुझे झटका देकर उठाया था कि बारात आने वाली है। माँ बड़े गुस्से में थी। वो बोली, न जाने ये कैसी लड़की है जो अपनी शादी के दिन भी गधे घोड़े बेचकर सो रही है। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो मैं खुद भी परेशान हो गई। फिर उठकर जल्दी से अपनी तैयारी करने लगी। इतनी देर में मेरी सहेली भी आ गई। वो मुझे दुल्हन बनाने का मेकअप करने लगी थी। मेकअप करते करते 1 बज गया था। मुझे तो बस एक ही डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि बारात आ जाए और मेरी तैयारी भी पूरी ना हुई हो। बारात का वक्त 12:30 का था, मगर सभी जानते थे कि ऐसे कामों में थोड़ा बहुत टाइम आगे पीछे हो ही जाता है। 2 बजे जब मैं तैयार हो गई थी तो मैं एकदम से रिलैक्स हो गई। अब अगर बारात आ जाती तो मुझे कोई फिक्र ना होती। इतने में मेरी माँ कमरे में दाखिल हुई। उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। वो बोली, राधिका, अरविंद को फोन करके पूछो कि बारात कहाँ रह गई, अभी तक आई क्यों नहीं। हमारे मेहमान तो भूख से बुरा हाल हो गया है। मैंने माँ को तसल्ली दी और बोली, बारात भी आ जाएगी, इतनी जल्दी किस बात की है। मगर मैं नहीं जानती थी कि मेरी बारात तो आएगी ही नहीं। मैं अरविंद को फोन पर फोन करती रही, मगर उसका नंबर बंद आ रहा था। जब 4 बज गए तो हमारे घर आए मेहमान अपने अपने घर वापस लौटने लगे। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। इतनी देर में मेरी सबसे छोटी बहन पूनम आ गई।
वो बोली, दीदी, ईशा दीदी कहाँ है? ईशा मुझसे 2 साल छोटी थी। वो भी मेरे साथ ही कॉलेज जाती थी, मगर उसकी परीक्षा खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो घर पर ही रहती थी। मैंने रोते रोते ही उसे जवाब दिया कि मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ गई है। बाद में हम सब लोग उसे ढूंढने लगे। इस तरह ढूंढते ढूंढते 10 बज चुके थे, मगर उसका कोई पता नहीं चल। बात बड़ी सीधी थी। ईशा शादी के माहौल का फायदा उठाकर घर से भाग गई थी। एक बेटी की तो बारात नहीं आई और दूसरी बेटी बिन बारात के ही ब्याह हो गया था। इस धक्के को मां बर्दाश्त न कर पाई। उनकी शुगर हाई हो गई और उनको पैरालाइज का अटैक आना शुरू हो गया। मुझ पर 3-3 दुखों का पहाड़ गिर गया था, मगर मैं बड़ी थी, तीनों गम सह गई थी। माँ को 2 हफ्तों के लिए अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया। फिर डॉक्टर ने उन्हें ये कहकर छुट्टी दे दी कि हमने हर तरीके से कोशिश कर ली, मगर खुदा के फैसले के आगे हम डॉक्टर भी बेबस होते हैं। हम आपकी माँ की टांगे निकालने से नहीं बचा सके। मेरी माँ टांगों से अपाहिज हो गई थी। अब वो सारा दिन चारपाई पर पड़ी रहती, लेकिन माँ के तकिए के नीचे से निकलने वाले पैसों का सिलसिला अभी तक जारी था, बल्कि अब पैसे दोगुने हो गए थे। ये क्यों और कैसे हो रहा था, मुझे इसकी कुछ भी खबर नहीं थी। मैं घर में पड़े अपने दहेज के सामान को देखकर नाराज हो जाती थी। एक दिन गुस्से में आकर मैंने माँ को कह ही दिया कि इस हराम के पैसे से आप मेरा दहेज ना बनाती तो शायद मेरी बारात वापस ना जाती। मेरी ये बात सुनकर माँ फूट फूट कर रोने लगी थी। उन्होंने कहा, मुझे इतना दर्द ना दो राधिका। मेरे दिल के पहले जख्म ही अभी तक भरे नहीं। अभी तो दिल भी चाहता है कि मैं मर ही जाऊं। मैं आज अपनी माँ के आंसुओं के पिघलने वाली नहीं थी। मुझे मोहब्बत का लालच देकर बेवकूफ बनाया गया था। मेरे जज्बात को पैरों तले रोन दिया गया था। मेरा दिल तो चाहता था कि मैं सारे जमाने को आग लगा दूं। इसलिए मैं माँ के साथ बदसलूकी कर बैठी थी। मैं बोली, अगर आप मर गई तो शायद इन पैसों का सिलसिला भी थम जाए और शायद हमारे घर से ये अनहोनी भी खत्म हो जाए। मैं इतना कहकर बाहर चली गई। मुझे बाहर भी माँ के रोने की आवाज़ महसूस हो रही थी। थोड़ी देर बाद ही बीती होगी कि हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। सबसे छोटी बहन पूनम तो चौंक ही पड़ी थी। वो बोली, छोटी दीदी। मैं ये सोचकर कमरे से बाहर निकली कि देखूं तो आखिर कौन सी छोटी दीदी है। मैं बाहर जाकर देखी तो सामने ईशा और अरविंद खड़े थे। ये दृश्य देखकर मुझे चक्कर आने लगे थे। मैं दौड़ती हुई कमरे से निकली और अरविंद के गिरबान को पकड़कर हिलाने लगी। इतने में ईशा ने मेरा हाथ थामकर झटका दिया और बोली, दीदी, मैं अपने पति का इस तरह से अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगी। ईशा की बात सुनकर तो मुझे सांप सूंघ गया था। मैं एकदम लफ्ज भी बोलने के काबिल ना रही। माँ ने ईशा की तरफ देखा, अपना मुंह फेर लिया। वो भागकर माँ के कदमों में जाकर बैठकर जोर जोर से रोने लगी थी। वो माँ के पैर चूमती जाती और उनसे माफी मांगती जाती। फिर वो बोली, मुझे लगा कि मैं फिर अब दोबारा से सांस ही ना ले पाऊंगी। माँ, मैं और अरविंद हम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। फिर मेरी परीक्षा खत्म हुई तो मैं घर बैठकर रिजल्ट का इंतजार करने लगी। मेरी और अरविंद की बात मोबाइल पर होने लगी थी, लेकिन एक दिन छोटी सी बात पर हम दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और हमने ये आपस का प्यार का रिश्ता खत्म कर दिया। मैं तो सबसे छुप छुप कर अपनी मोहब्बत के गम में खोई रहती थी, मगर ये दूसरी लड़कियों से मोहब्बत के बारे में सोचने लगा था। मैं नहीं जानती थी कि दीदी और अरविंद का रिश्ता कैसे पक्का हुआ, लेकिन जब मैंने अरविंद की तस्वीर देखी तो मेरी मोहब्बत एक बार फिर से जाग उठी। मैं अरविंद से फिर से मिली और इसको हकीकत बता दी कि राधिका मेरी बहन है, अरविंद अच्छा इंसान है। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए उसने शादी के लिए इनकार कर दिया था और इस तरह हम दोनों ने भागकर शादी कर ली। लेकिन माँ, मुझे अगर ज़रा भी मालूम होता कि मेरी इस हरकत से आप हमेशा के लिए अपाहिज हो जाएंगी, तो मैं अपनी मोहब्बत को आपके हवाले कर देती। माँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ, अगर आप मुझे माफ़ नहीं करेंगी तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। हम सब ईशा की बातें सुनकर रोने लगे थे। माँ बोली, ईशा, मैं सिर्फ तुम्हें एक शर्त पर माफ़ कर सकती हूँ कि जब तक मेरी राधिका की शादी नहीं हो जाती तुम इस घर में कदम भी नहीं रखोगी। ईशा ने माँ की शर्त मंजूर कर ली। ईशा मेरे कदमों में गिरकर मुझसे भी माफ़ी मांग रही थी। अरविंद ने भी मेरे आगे हाथ जोड़ दिए थे।
अगर मैं माफ़ करने की हिम्मत खुद में न लाती तो क्या होता। ऐसे ही वक्त गुजरने लगा था। मेरा रिजल्ट भी आ गया था। मैं बहुत अच्छे नंबर से पास हुई थी। मैंने माँ से परमिशन मांगी कि वो मुझे स्कूल में नौकरी करने दे। माँ ने झट से ना में सर हिला दिया। वो बोली, मालिक का दिया हुआ सब कुछ तो है हमारे पास, पैसा भी है, तो फिर तुम क्यों 2 टके की नौकरी करोगी। मैं अपने दुख में इस तरह से उलझ गई थी कि मुझे दुनिया का होश ही नहीं रहा था। मैं तो ये भी भूल गई थी कि हर सुबह माँ के तकिए के नीचे से पैसे निकलते हैं। अब माँ की बात ने मेरी आंखें खोल दी थी। मैंने तो ये तय कर लिया था कि अब तो ये राज का पता लगाकर ही रहूंगी। इसलिए अब मैं माँ के कमरे में सोने लगी थी। मुझे माँ के कमरे में सोते हुए 2 रातें गुजर चुकी थी, मगर अभी तक मेरे हाथों कोई सुराग नहीं लगा था। आज तीसरी रात थी। आज मैंने सोच लिया कि 1 सेकंड के लिए भी मैं अपनी पलकें नहीं झपकाऊंगी। ऐसे ही धीरे धीरे रात बीतती गई, यहाँ तक कि रात के 3 बज चुके थे। तभी बाहर ऐसी आवाज आई जैसे कोई बाहर से हमारे घर में आया हो। मेरा पूरा शरीर डर से कांप उठा था। मैं अपनी आंखों से जरा सा नजारा देखने लगी। हमारे कमरे के दरवाजे को किसी ने धकेल कर खोला था और कोई दबे कदमों से अंदर दाखिल हो चुका था। कमरे में दाखिल हुए शख्स को देखकर तो मैं दंग ही रह गई, क्योंकि वो तो एक 40 साल का हैंडसम मर्द खड़ा था। मैं उसको गौर से देख रही थी। तभी मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा कि यहाँ कैसे पहुंच गया। आज से 7 साल पहले की बात है, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी। मुझे नई नई लड़कियों से दोस्ती करने का बहुत शौक था। हमारे क्लास में एक नई लड़की ने दाखिला लिया था। उसका नाम अनुपमा था। वो क्लास में हम सब लड़कियों से बड़ी थी, इसलिए उससे कोई भी दोस्ती नहीं करता था। मुझे अनुपमा की हालत देखकर बड़ा दुख हुआ। वो सारा दिन अकेली ही बैठी रहती थी। फिर मैं ही उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने लगी। देखते ही देखते हम दोनों भी बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। मेरे पिताजी को स्वर्गवास होकर 4 साल हो चुके थे। हम पहले भी छोटे छोटे थे। 7 बच्चों को अकेले पालना आसान काम नहीं होता, इसलिए माँ हम पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती थी और ईशा अक्सर स्कूल में रहकर कोई ना कोई खेल खेला करती थी। लेकिन मेरी माँ ने कभी मुझसे पूछताछ नहीं की कि मैं स्कूल से घर इतनी देर से क्यों आती थी। माँ की इस लापरवाही ने मुझे छूट सी दे दी थी। अब मैं हर रोज अनुपमा के घर जाने लगी थी। एक दिन अनुपमा बोली, मैं तुम्हें अपनी दूसरी सहेली के घर लेकर चलती हूँ। मैंने तुरंत हाँ कह दिया और मैं और अनुपमा उसकी सहेली के घर चले गए। अनुपमा ने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और खुद बाहर चली गई और कमरे को लॉक कर दिया। लॉक की आवाज़ सुनकर मैं घबरा तो गई, मगर फिर मन में विचार किया कि उसने कोई शरारत की होगी। लेकिन जब मुझे बैठे बैठे काफ़ी देर हो गई तो मुझे यकीन हुआ कि ये कोई शरारत नहीं थी। अब यही मायने में मुझ पर कयामत टूटी थी कि मैं भागकर दरवाजे तक आई और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाने लगी। तभी 2 मर्द कमरे में दाखिल हुए। दोनों ही शक्ल में बड़े खतरनाक लग रहे थे। एक बोला, अब दरवाजे पर दस्तक देने की गलती मत करना, वरना मैं तुम्हें भूखे कुत्तों के आगे फिकवा दूंगा। उसकी बात सुनकर तो मैं चौंक ही गई। मुझे रह रहकर माँ की बात याद आ रही थी। मैं जानती थी कि वो मेरी फिक्र में पागल हो गई होगी। मैं रो रो कर मालिक से मदद मांगने लगी। तभी मेरी आवाज़ उस कमरे में गूंजने लगी। अब तो मेरी बची कुची हिम्मत भी जवाब देने लगी थी। मैंने एक बार फिर से उठकर दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दिया और एक बार फिर से दरवाज़ा खुला तो मैं डर कर 2 कदम पीछे हट गई। मगर इस बार कमरे में दाखिल होने वाला मर्द कोई और ही था। वो मुझे देखकर चौंक गया था और थोड़ी देर मुझे घूर घूर कर देखता रहा और बाहर निकलकर अपने दोनों आदमियों पर चिल्लाने लगा था। फिर मुझे हाथ पकड़कर बाहर ले आया और गाड़ी में बिठाकर बोला, मुझे अपने घर का रास्ता बता दो। मैंने अपने घर का रास्ता बताया तो वो मुझे खामोशी से घर पर छोड़कर वापस चला गया। मैं घर में दाखिल हुई तो चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ गई। इतने में मेरी माँ मेरे कमरे में दाखिल हुई और मेरे कंधों पर थप्पड़ मारकर बोली, कब से तुझे आवाज दे रही हूँ, पर हिम्मत है जो तूने एक बार भी पलट कर जवाब दिया हो। मेरा तो आश्चर्य के मारे दिमाग फटने लगा था। मेरी माँ को कोई भी खबर ना हुई थी कि मैं इतनी देर से गायब थी। मुझे माँ पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। उस दिन के बाद से मैं अपनी बहनों का ख्याल खुद से रखने लगी थी। अगले दिन स्कूल गई तो
अनुपमा नहीं आई थी और फिर कभी भी वो लौटकर स्कूल ही नहीं आई थी। और अब रात को सामने उसी मर्द को देखकर मैं चौंक गई थी। ये तो वही था, उस शाम को जिसने मुझे घर छोड़ा था। अब वो मेरे घर आखिर क्या लेने आया था? इस आदमी ने माँ का तकिया उठाया और उसके नीचे पैसे रख दिए। वो जैसे ही वापस पलटने लगा, माँ ने उसे कलाई से पकड़कर रोक लिया। कौन हो तुम? जल्दी से उठकर कमरे की मैंने भी लाइट चालू कर दी। सारा कमरा रोशनी से चमक उठा था। माँ की नज़र जैसे ही उस मर्द पर पड़ी, माँ चीख कर बोली, अजय, ये तुम थे? मैं आगे बढ़ी और रोते हुए बोली, आखिर ये सब हो क्या रहा है? वो मर्द आगे बढ़ा और मेरे सिर पर हाथ रखकर बोला, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मेरा नाम अजय है। जवानी में मेरी शादी पिताजी के अनाथ दोस्त की बेटी से हुई थी। वो लड़की जानती हो कौन थी? वो तुम्हारी माँ थी। लेकिन मुझे तुम्हारी माँ से नफरत थी। मैं उससे शादी करना ही नहीं चाहता था। मगर मेरे पिताजी ने अपने दोस्त की दोस्ती में मजबूर होकर मेरी शादी इससे करवा दी थी। जब मेरी बीवी पेट से हुई तो मैं इस पर बद चलने का इल्ज़ाम लगाने लगा और कहा कि ये तो मेरी औलाद ही नहीं है। न जाने किसका गुनाह अपनी कोख में लेकर घूम रही है। मैंने इसे बदनाम करके घर से निकाल दिया। तो उसने मुझे बद्दुआ दी कि तुम सारी जिंदगी औलाद के लिए तरसोगे। लेकिन मैंने इसकी बात को बिल्कुल भी अहमियत ना दी और मैं गांव छोड़कर शहर चला गया और छोटे मोटे डकैतियां करके मैंने पैसे कमाने लगा। फिर मैं गुनाहों के दलदल में फंसता ही चला गया और मैं बच्चों के अगुवाई शुरू कर दी। तुम्हें तो अनुपमा अगवा करके ही मेरे पास लाई थी, लेकिन मैंने तुम्हें पहचान लिया था। उस दिन से मैंने अपने गुनाह की राह छोड़ दी। फिर मैंने शादी की, मगर मुझे कोई औलाद ना हुई। मैं अब तक औलाद के लिए तरसता रहा हूँ। मुझे माफ़ कर दो। मुझे मालूम हुआ कि फिर तुम्हारी माँ ने भी दूसरी शादी कर ली है और उसकी दूसरी शादी से उसकी 6 बेटियां हैं। फिर मुझे उसके पति के निधन के और तुम्हारे विवशता का पता चला तो मैं रात के अंधेरे में सबसे छुपकर मालिक को साक्षी मानकर तुम लोगों की मदद करने लगा था। अब मैं तुम लोगों के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। मुझे माफ़ कर दो। मुझे लगा था कि मेरी माँ नफरत से मुंह मोड़ लेगी, मगर उनकी बात सुनकर तो वो पत्थर ही बन गई थी। माँ बोली, जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया। अब दोबारा ना अपनी शक्ल दिखाना और ना ही कभी पैसे भेजना। मैंने भी माँ के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने उस बाप को माफ़ किया, जिसको मैंने कभी ना बाप माना था और ना जाना था। अब मैं स्कूल में जॉब करती हूँ और हम किसी के एहसान के बगैर अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।